हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। सीटेट के एग्जाम में अब ज्यादा टाइम नहीं बचा, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम 6 to 8 क्लास की एनसीईआरटी की क्विक रिवीजन करेंगे। और रिवीजन भी ऐसी करेंगे जिससे आपके एसएसटी के मोस्टली क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे, क्योंकि आज के वीडियो में मैंने वो सब पॉइंट लिए हैं जहां से क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी संभावना है। तो वीडियो स्किप ना करके वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो हमारी रिवीजन से। तो क्या है पहला, सूर्य चंद्रमा था वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है। यानी खगोलीय पिंड क्या कहते हैं, ये उससे संबंधित हो गई ये वाला लाइन। दूसरी है, खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं, सूर्य भी एक तारा है। तीसरा है, तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को नक्षत्र मंडल कहते हैं। यानी तारों का जो समूह है, जो आकृतियां बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं, नक्षत्र मंडल कहते हैं। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, जिसे क्या कहते हैं, ध्रुव तारा कहते हैं। बोलते हैं ना, ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा को बताते हैं, तो वो बात है इसमें। खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश उष्मा नहीं होती, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड क्या कहलाते हैं, ग्रह कहलाते हैं। यानी खगोलीय पिंडों के पास अपने प्रकाश और उष्मा नहीं होती, जैसे सूर्य के पास में अपना प्रकाश भी है और उष्मा भी है। उसी से सारे जो ग्रह है वो चमकते हैं, सूर्य से उष्मा लेते हैं। पर जिनके पास में अपनी उष्मा और प्रकाश नहीं होता, उनको क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। और ग्रह आपको पता है कितने, 8 है। और वो सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट है, उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाते हैं जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर लगाते हैं। यानी जो ग्रह है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, और उपग्रह ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। आगे है, पौराणिक रोमन कहानियों में सौर सूर्य देवता को कहा जाता था। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित। यानी सौर मंडल क्यों कहा है, इसके बारे में ये वाली लाइन है, किससे संबंधित हो गए, सूर्य देवता से संबंधित हो गया। इसलिए सूर्य के परिवार को क्या कहा जाता है, सौर मंडल, सोलर सिस्टम कहा जाता है। नेक्स्ट है, आकाश गंगा। आकाश गंगा क्या है, ये उसके बारे में। तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली सफेद चौड़ी पट्टी, जो एक चमकदार रास्ते की तरह दिखाई देती है। यानी ये एक चमकती हुई तारों की एक पट्टी है, वो रास्ते की तरह दिखाई देती है, उसे क्या कहते हैं, आकाश गंगा कहते हैं। और आकाश में लाखों तारों का समूह है, यह पट्टी आकाश गंगा है। हमारा सौर मंडल इसी आकाश गंगा का एक भाग है। यानी जो सौर मंडल है वो किसका भाग हो गया, आकाश गंगा का भाग हो गया। तो सौर मंडल छोटा और आकाश गंगा उससे बड़ा हो गया। इस प्रकार के लाखों आकाश गंगाएं मिलकर किसका निर्माण करेगी, ब्रह्मांड, यूनिवर्स का निर्माण करेगी। यानी पहले है सौर मंडल, फिर उसके यानी आकाश गंगा के अंदर है सौर मंडल, और आकाश गंगा किसके अंदर आ गई, ब्रह्मांड के अंदर आ गई। यानी ब्रह्मांड के अंदर अनेक आकाश गंगाएं हैं। सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। इसमें बताया है कि सौर मंडल में क्या क्या है। तो सूर्य है, सूर्य के चारों ओर हमारे 8 ग्रह चक्कर लगाते हैं, और ग्रह के चारों ओर उनके उपग्रह चक्कर लगाते हैं। इनके अलावा भी कुछ और है, जैसे खगोलीय पिंड और क्षुद्र ग्रह, इन सबको मिलाकर क्या बने, सौर मंडल बने। अब इस सौर मंडल के जो मुख्य सदस्य हैं उनके बारे में बात करेंगे, सूर्य के बारे में। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। जो सूर्य है वो सौर मंडल के कहा स्थित है, केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं उष्मा का एकमात्र स्रोत है, क्योंकि ग्रह के पास तो अपनी उष्मा और प्रकाश है नहीं, सूर्य से ही लेते हैं। तो सूर्य एकमात्र स्रोत है उष्मा और प्रकाश का। सूर्य से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। यानी सूर्य जो पृथ्वी है वो कितनी दूर है, 15 करोड़ लगभग है। जरूरी नहीं एग्जैक्ट 15 हो, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन बना है, ठीक है। सूर्य के सबसे ज्यादा निकट तारा कौन सा है, प्रोक्सिमा सेंचुरी है। यानी सूर्य के सबसे निकट तारा कौन सा है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। और आपको पता है सूर्य भी एक तारा है। प्रकाश की गति कितनी है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। इस गति को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना टाइम लगता है, 8 मिनट 19 सेकंड लगता है। यानी प्रकाश की चाल कितनी हो गई,
3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड हो गई। और कितना समय लेती है ये जो किरण प्रकाश की जो सूर्य से आ रही है पृथ्वी तक पहुंचने में? 8 मिनट 19 सेकंड का समय लेती है। अब बात कर लेते हैं ग्रहों की, कि ग्रह क्या है। 8 ग्रह आपको पता है जो सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं, तो उनके बारे में बात करते हैं। हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। यानी अगर हम बात करें कि बीच में सूर्य हो गया, इसके चारों ओर ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, तो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा बताया है? बुध बताया है। बुध के बाद में शुक्र, और शुक्र के बाद में आती है हमारी पृथ्वी। यानी पूछा जाए कि पृथ्वी कौन कितने नंबर पे आता है सूर्य से, अगर देखा जाए क्रम देखा जाए तो कितने नंबर पे आएगी? 3 नंबर पे आएगी। और इससे ये संबंधित एक क्वेश्चन और आता है कि पृथ्वी आकार में कौन सा ग्रह, यानी कितने नंबर पे आती है आकार में, इससे कितने ग्रह बड़े हैं कितने ग्रह छोटे हैं? तो पृथ्वी जिस क्रम में देखा जाए सूर्य से दूरी के हिसाब से तो तीसरे नंबर पे आती है, और आकार में देखा जाए तो पांचवे है, यानी पांचवे नंबर पे है हमारी पृथ्वी। इससे 4 और बड़े ग्रह हैं। तो ये है, बुध पहले आ गया, फिर शुक्र आ गया, फिर पृथ्वी, पृथ्वी के बाद आते हैं मंगल ग्रह, फिर बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह आपको पता है, और बुध सबसे छोटा है। अब है सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ, फिक्स्ड पाथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। और वो चक्कर किस प्रकार के रास्ते पर लगाते हैं? दीर्घवृत्ताकार में। इसे क्या कहते हैं? कक्षा कहते हैं उन ग्रहों की जिसपे वो चक्कर लगा रहे हैं, जिस रास्ते पे। और रास्ता कैसा है? दीर्घवृत्ताकार। बुध सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह। अभी हमने बात की है कि सूर्य के हिसाब से कि सबसे पहला ग्रह कौन सा था? बुध। तो बुध ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह हो गया। ग्रहों को अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। यानी जो ग्रह सूर्य के चारों चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है लगा रहे हैं, वो अपने अक्ष पर भी तो घूम रहे हैं, उसको क्या कहते हैं? घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर अक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी का अक्ष क्या होता है? आपको पता है 23.5 डिग्री पर हमारी पृथ्वी झुकी हुई है। शुक्र एवं यूरेनस को छोड़कर सभी ग्रह घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं। क्या करते हैं? परिभ्रमण, यानी अपने अक्ष पर वो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। और 2 ग्रह ऐसे हैं जो क्लॉकवाइज घूमते हैं। कौन कौन से हैं? शुक्र और यूरेनस को छोड़कर सभी ग्रह तो विपरीत दिशा में घूमते हैं। तो शुक्र और यूरेनस उसकी घड़ी की यानी क्लॉकवाइज घूमते हैं, बाकी सारे ग्रह एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि शुक्र और यूरेनस की गति कैसी है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? तो क्लॉकवाइज रहेगी इनकी दिशा। अब बात करते हैं सबसे पहले बुध ग्रह। तो बुध सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। बुध ग्रह सौर मंडल के 8 ग्रहों में सबसे छोटा है, सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। इसका परिक्रमण काल लगभग 88 दिन है। इसका कोई उपग्रह नहीं है। तो क्या है? बुध का कोई उपग्रह नहीं है और सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य के सबसे नजदीक है। शुक्र ग्रह, शुक्र पृथ्वी का सबसे निकटतम और सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। तो शुक्र के बारे में क्या है कि सबसे गर्म है और पृथ्वी के सबसे निकट है। जैसे बुध सूर्य के निकट था, शुक्र पृथ्वी के निकट है। वेनस प्लेनेट को यह नाम प्रेम सुंदरता की देवी रोमन देवी के नाम पर दिया गया है। यानी इसका नामकरण किस पे किया गया है? रोमन देवी के नाम पर किया गया। शुक्र ग्रह चंद्रमा के बाद रात के समय आकाश में सबसे अधिक चमकीला ग्रह। यानी चंद्रमा के बाद अगर पूछा जाए कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो कौन सा आएगा? शुक्र ग्रह कहेगा। इस ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। जुड़वा ग्रह, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह क्या हो गया? शुक्र ग्रह। इसीलिए इसको बहन कहा जाता है पृथ्वी की, क्योंकि वेनस प्लेनेट का द्रव्यमान व आकार पृथ्वी के आकार के लगभग क्या है? बराबर है। इसका कोई उपग्रह नहीं है। जैसे बुध का भी कोई उपग्रह नहीं था, शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है। तो हमारी क्वेश्चन बन गया एक कि कौन से ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है? तो बुध का भी नहीं है और शुक्र का भी नहीं है। शुक्र ग्रह को भोर का तारा, मॉर्निंग स्टार था, सांझ का तारा, इवनिंग स्टार भी कहते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि शुक्र ग्रह को क्या कहते हैं? तो भोर का तारा भी कहते हैं और सांझ का तारा भी कहते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हमारी पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है, आकार में यह 5वां ग्रह है। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि इसके आकार को क्या कहा जाता है? भूभाग।
यानी पृथ्वी की आकृति के बारे में पूछा जाए तो कैसी होती है, भूआब जियोड कहा जाता है। भूआब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार वाला। भूआब का क्या अर्थ हुआ, पृथ्वी के समान आकार वाला। पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है और वो उपग्रह क्या है, नेचुरल है, कृत्रिम नहीं है, वो नेचुरल उपग्रह है पृथ्वी का, और क्या है, चंद्रमा। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसके 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है। तो पृथ्वी नीली क्यों दिखाई देती है, क्योंकि इसके 2/3 75% पे क्या है, पानी है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। यह अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसके कारण इसके विभिन्न प्रकार के मौसम आते हैं कि कभी गर्मी आ गई, कभी सर्दी आ गई, कभी मानसून आ गया। ये किसके कारण होता है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुका हुआ होना इसका कारण है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करती है, 365 दिन, 6 घंटे 48 मिनट और 45.51 सेकंड में पूरी करती है। यानी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर कितने दिनों में लगाते हैं, जिसे हम कहते हैं 365 दिन। पर इसमें एग्जैक्ट बताया गया 365 दिन, 6 घंटे 48 मिनट और 45.51 सेकंड में पूरा करती है। उपसौर, जो पृथ्वी सूर्य के बिल्कुल पास होती है तो वो उसे उपसौर कहते हैं। उपसौर की स्थिति कब आती है, 3 जनवरी को आती है, यानी सर्दी वाले मौसम में। अपसौर, जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है। तो ये किससे निर्धारण किया गया, उपसौर और अपसौर का, सूर्य से दूरी के आधार पर कि पृथ्वी कब दूर है तब कहेंगे उसको क्या कहेंगे, अपसौर कहेंगे, पास में होगे तो उपसौर कहेंगे। पास वाली स्थिति कब आएगी, 3 जनवरी को, और दूर वाली स्थिति 4 जुलाई की। अब बात करते हैं मंगल ग्रह की। सौर मंडल में यह ग्रह दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। मंगल ग्रह की मिट्टी में लोहा ऑक्साइड पाया जाता है, जिससे इसका रंग कैसा दिखाई देता है, लाल। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि मंगल ग्रह का जो रंग है वो लाल क्यों है, किसकी वजह से है, कि इसकी मिट्टी में लोहा ऑक्साइड पाया जाता है, ये इसका रीजन है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, इसी कारण इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोच। यानी मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। तो पहले हमने पढ़े थे जिनके दो दो ग्रह ऐसे हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र। पृथ्वी का एक हो गया चंद्रमा, और वो भी है नेचुरल उपग्रह। मंगल के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। मंगल को पृथ्वी से नंगी आंखों से देखा जा सकता है। ये मंगल ग्रह के बारे में हो गया। अब बात कर लेते हैं बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति ग्रह आकार में हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह अपने अक्ष पर सबसे अधिक तेजी से परिक्रमा करने वाला ग्रह है, और अपने अक्ष पर कर रहा है और सबसे तेजी से। और टाइम क्या है, 9 घंटे 56 मिनट में अपने अक्ष पर घूर्णन पूर्ण कर लेता है। बृहस्पति ग्रह के कितने उपग्रह हैं, 67 उपग्रह हैं। अब बात करते हैं शनि ग्रह की। शनि ग्रह हमारे सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह, यानी पहला तो बृहस्पति हो गया, 2 नंबर पे आता है शनि ग्रह। और बृहस्पति के कितने उपग्रह थे, 67, शनि ग्रह के 62 है। अब बात करते हैं वरुण की। नेपच्यून ग्रह हमारे सौर मंडल का सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे दूर का ग्रह है। क्या है, सबसे दूर का ग्रह है। अरुण ग्रह के बारे में बात करते हैं। अरुण ग्रह यूरेनस की खोज किसने की थी, विलियम हर्शेल ने 1781 में की थी। इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। यूरेनस ग्रह के 27 उपग्रह, कितने, 27 उपग्रह, कितने, और वरुण के हैं 14। तो सबसे ज्यादा बृहस्पति के हो गए, उसके बाद शनि के 62, फिर अरुण और फिर वरुण। अब बात करते हैं उपग्रह। उपग्रह किसे कहते हैं, कुछ आकाशीय पिंड अपने ग्रह की परिक्रमा करते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अपने ग्रह की परिक्रमा करने के कारण उन्हें उपग्रह कहते हैं। जैसे चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, यह पृथ्वी का एकमात्र क्या है, प्राकृतिक नेचुरल उपग्रह, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। मानव निर्मित उपग्रह कौन से हैं, भारत ने आर्यभट्ट, एजुसेट और ओशियनसेट नामक उपग्रह बनाए हैं। ये मानव द्वारा निर्मित है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। चंद्रमा क्या है, नेचुरल उपग्रह है पृथ्वी का। अब बात करते हैं चंद्रमा के बारे में, यानी हमारे उपग्रह के बारे में।
हमारी पृथ्वी के पास केवल उपग्रह सैटेलाइट है। चंद्रमा, इसका व्यास कितने, पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी लगभग कितनी है, 3,84,400 किलोमीटर है। यह हमारी पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित है आकाशीय पिंड है। यानी पूछा जाए कि पृथ्वी के सबसे नजदीक स्थित आकाशीय पिंड कौन सा है, तो वो चंद्रमा है, पृथ्वी का उपग्रह। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट में पूरा करता है। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। तो नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा की सतह पर सबसे पहले जाने वाले व्यक्ति थे। और भारत का कौन था, राकेश शर्मा था। ठीक है, चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता, यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है और सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है, जो हमारी पृथ्वी पर लगभग 1.25 सेकंड में पहुंचता है। प्रकाश को क्या कहते हैं, इस प्रकाश को चांदनी, मूनलाइट कहते हैं। अब बात करते हैं क्षुद्र ग्रह की, कि क्षुद्र ग्रह क्या है। तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी है जो सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। और ये क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं, मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाए जाते हैं। और इन्हीं क्षुद्र ग्रहों के आधार पर बाह्य ग्रह और आंतरिक ग्रह का वर्गीकरण किया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि क्षुद्र ग्रह से किसका निर्धारण होता है, या आंतरिक और बाह्य ग्रह किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तो वो क्षुद्र ग्रह के आधार पर किया जाता है, यानी मंगल ग्रह के और बृहस्पति ग्रह के बीच में है क्षुद्र ग्रह। तो इससे पहले आएंगे वो आंतरिक हो जाएंगे, इससे बाहर रहेंगे वो बाह्य ग्रह हो जाएंगे। अब बात करते हैं उल्का पिंड की। सूर्य के चारों चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वायु के साथ घर्षण होता है और ये इनमें चमक या पैदा हो जाती है, जिसे हम कहते हैं टूटता हुआ तारा कहा जाता है। अब बात करते हैं पुच्छल तारा। पुच्छल तारा अथवा धूमकेतु चट्टानों, बर्फ, धूल और गैस के बने आकाशीय पिंड होते हैं। गुरुत्वाकर्षण के कारण इस तारे का सिर सूर्य की तरफ रहता है और पूंछ हमेशा सूर्य से दूरी पर रहती है, जो इसमें चमकती दिखाई देती है। अब क्या है, कुडपर मेखला। यह नेपच्यून के पास सौर मंडल की आखिरी सिरों पर एक तस्तरी के आकार की विशाल पट्टी है। इसमें असंख्य खगोलीय पिंड उपस्थित है जिनमें कई बर्फ से बने हैं। यानी जो पिंड है इनके अंदर वो किससे बने हैं, बर्फ से बने हैं। धूमकेतु इसी क्षेत्र से आते हैं। प्लूटो भी इसी मेखला में स्थित है। यानी पहले प्लूटो को एक ग्रह माना जाता है, पर बाद में उसको नहीं, यानी हटा दिया गया ग्रहों की श्रेणी से। तो प्लूटो किसका आ गया, कुडपर मेखला का एक, उसी की मेखला में स्थित है। अब बात करते हैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्या होता है। सूर्य ग्रहण जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आ जाता है, चंद्रमा आ जाता है, तो इस स्थिति को युति कहते हैं। और यह कब होती है, अमावस्या को होती है। इस स्थिति में चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है, जिससे सूर्य ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण इसी प्रकार जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। पहले बीच में आया था चंद्रमा, अब आई है पृथ्वी। तो पृथ्वी बीच में आ गई तो उस स्थिति को क्या कहेंगे, चंद्र ग्रहण करेंगे। और ये कब होगी, पूर्णिमा को होती है। ठीक है, अब आ गया ग्लोब, कि ग्लोब क्या है। तो ग्लोब आपको पता है, हमारी पृथ्वी को समझने के लिए हमने उसका एक मॉडल तैयार कर रखा है, वो है ग्लोब। काल्पनिक रेखा, इमेजिनरी लाइन जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है उसको क्या कहते हैं, विषुवत कहते हैं। जैसे ये ऐसे पृथ्वी, इसको ऐसे बीच में से दो भागों में बांटती है, जिसे काल्पनिक रेखा है। एक्चुअली पृथ्वी पर ऐसी कोई रेखा नहीं है, इसलिए इसको काल्पनिक माना है हमने पृथ्वी के अध्ययन करने के लिए। तो ये दो भागों में बांट रही है, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। इस रेखा को क्या कहते हैं, विषुवत भूमध्य रेखा, 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं इसको। इससे ऊपरी वाले जो गोलार्ध बना है वो उत्तरी गोलार्ध, क्योंकि उत्तर की तरफ हो गया, और नीचे की तरफ है दक्षिणी गोलार्ध जो दक्षिण की तरफ है। अब इससे ऊपर जो लाइन होती है उसको कर्क रेखा कहते हैं, और कितने भी खींची जाती है, 23.5 डिग्री पर। ये 0 डिग्री है, यहाँ से ऊपर की तरफ 90 डिग्री है, यहाँ से नीचे की तरफ 90 डिग्री है। इन सभी अक्षांशों का हम अध्ययन नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ज्यादा होगा, इतना हम याद नहीं रख सकते। तो जो इम्पोर्टेंट है
जैसे 0 डिग्री विषुवत हो गया। उसके बाद में अध्ययन करेंगे हम 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश का, जिसे कर्क रेखा कहते हैं। उसके बाद करेंगे 66.5 डिग्री उत्तरी, उसको क्या कहते हैं, आर्कटिक वर्ग। फिर आता है हमारा 90 डिग्री पर उत्तरी ध्रुव। इसी प्रकार नीचे की तरफ 23.5 डिग्री दक्षिण है, उसको मकर रेखा कहते हैं। उसके बाद में 66.5 डिग्री दक्षिण है, उसको आर्कटिक। और फिर 90 डिग्री दक्षिण है, उसको दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। तो ये सब अक्षांश है हमारे, यहाँ से 0 से स्टार्ट हुए और 90 डिग्री तक पहुंचे। और अक्षांश जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी क्या हो रहा है, इनकी अक्षांश जैसे बढ़ रहे हैं, यहाँ 0 है, 1 2 3 ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इनकी जो लंबाई है वो कम हो रही है। तो सबसे लंबा अक्षांश हमारा 0 डिग्री है। और ध्रुवों पर जो अक्षांश है वो सिर्फ एक बिंदु बन के रह जाता है, यानी लाइन नहीं बन रही है सिर्फ। और ये क्या करते हैं, जो अक्षांश होते हैं वो अर्धवर्त का, यानी ये वर्त का निर्माण कर रहे हैं पृथ्वी पर। जैसे ये इसने ऐसे इधर काटा है, ये तो सिर्फ पृथ्वी का एक हिस्सा दिखाई दे रहा है, इसके पीछे भी है, तो ये क्या करते हैं, वर्त का निर्माण करते हैं। अब बात करते हैं काल्पनिक रेखा, इमेजिन लाइन, जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, इसे विषुवत वर्त कहा जाता है। 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध, नॉर्थन हेमिस्फेयर, दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध, साउथर्न हेमिस्फेयर कहा जाता है। विषुवत वर्त इक्वेटर से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वर्तों पैरेलल, जो मैंने बताया कि जो अक्षांश है वो वर्त का निर्माण करेंगे, समांतर वर्त को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर की तरफ है, दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री मकर रेखा दक्षिण की तरफ है। विश्व रेखा 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तरी ध्रुववर्त और 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिणी ध्रुववर्त। अब बात करते हैं कि कौन सा कटिबंध बनेगा इन अक्षांशों से। तो जो हमारी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो जोन है उसको क्या कहते हैं, हम उष्ण कटिबंध कहते हैं। फिर आता है 23.5 से ऊपर की तरफ 66.5 और नीचे की तरफ 66.5, 23.5 से 66.5, जो जोन बनेगा वो क्या होगा, शीतोष्ण होगा, ना तो गर्म होगा ना ठंड होगा, दोनों का मिश्रित होगा। और फिर आ जाएगा हमारा 66.5 से उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री तक और ऐसे दक्षिण की तरफ, उसको कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध। ये है 3 ताप कटिबंध होते हैं पृथ्वी पर। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वृत्त में क्या होता है, एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर आता है, यानी सूर्य की जो प्रकाश आएगा वो एक बार वर्ष में सीधा चमकेगा सूर्य यहाँ पर, जो कर्क रेखा और मकर रेखा है इसके बीच में जितने भी अक्षांश है उन पर। इसके बाद में पृथ्वी की पर सूर्य की किरणें तिरछी होने लग जाती है, कहीं पे भी सीधी नहीं होती। कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद में कहीं पे भी सीधी नहीं होती, तिरछी रहती है। यहाँ पे वर्ष में सिर्फ एक बार इन अक्षांशों पे सीधा चमकता है सूर्य, तो ये इसमें कहा गया। इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। सूर्य की किरणें सीधी आएंगी तो हीट ज्यादा होगी, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंध टॉरिड जोन कहा जाता है। कर्क रेखा था मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती है। इस प्रकार उत्तरी ध्रुव, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव के बीच वाले तापमान मध्यम रहता है, यानी ना तो ठंडा ना गर्म, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कहते हैं, यानी शीत और उष्ण का मिश्रण हो गया। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुववर्त, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुववर्त और दक्षिण ध्रुव के बीच के ठंड बहुत होती है। यहाँ सूर्य की जो किरणें है वो नहीं पहुंच पाती, यहाँ पे हर टाइम बर्फ जमी रहती है ध्रुवों पर। तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा, शीत कटिबंध हो जाएगा। कौन सा, शीत कटिबंध होगा। 36 से ज्यादा ऊपर नहीं आ पाती, इसलिए इसे शीत कटिबंध कहते हैं। टोगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश 20 डिग्री पर स्थित है। यामोत्तर या ध्रुववर्त मेरिडियन के बारे में अब बात करेंगे। पृथ्वी के उत्तरी दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली और उत्तरी उत्तर दक्षिण दिशा में खींची गई काल्पनिक रेखाओं में यामोत्तर ध्रुववर्त मेरिडियन कहते हैं, यानी दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली जो रेखा है उसको क्या कहते हैं, मेरिडियन कहते हैं, यामोत्तर कहते हैं। और कितने पे मिलाएगी ये, 0 डिग्री कहेंगे इसको, क्योंकि ये ऐसे सीधी खींची गई। लंदन के निकट स्थित ग्रीनविच से जाने वाली यह यामोत्तर प्रधान यामोत्तर माना गया, यानी ये किससे गुजरेगी, लंदन के ग्रीनविच से।
इसका नाम देशांतर है तथा यह यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। यानी ये मेरिडियन जो हमने खींचा है 0 डिग्री वाला, इससे इधर भी चलते हैं हम 180 तक और इधर भी चलते हैं 180 तक। तो क्या हो गया, जो ये 0 डिग्री है इसके पीछे ही 180 आएगी, तो 0 डिग्री और 180 वाली एक ही लाइन है ये यामोत्तर में। ठीक है, प्रमुख यामोत्तर था 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को दो समान भागों में बांटते हैं। पूर्वी गोलार्ध जो पूर्व की तरफ होगा, जो 0 डिग्री क्या बांटा, जैसे पूर्व की तरफ हम 180 चले और पश्चिम की तरफ 180 चले, तो जो पूर्व की तरफ है वो पूर्वी गोलार्ध और जो पश्चिम की तरफ है वो पश्चिमी गोलार्ध हो गया। अब बात करते हैं देशांतर और समय के बारे में, कि इनका क्या रिलेशन है। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा, ग्रहों की गति है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। कहाँ चक्कर लगाती है? पश्चिम से पूर्व की ओर, ये बात ध्यान रखिएगा। अंतिम वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनविच समय में से आगे है और जो पश्चिम में उनका समय पीछे है। इस प्रकार हम समय का निर्धारण कर लिया हमने। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने एक्स पर साढ़े यानी 360 डिग्री घूमती है। यानी एक बिंदु पर कितना कोण बनता है? 360। तो 24 घंटे में कितना घूमी पृथ्वी? 360 घूम गई। अर्थात एक घंटे में 15 डिग्री। कैसे हुआ? 24 इक्वल टू हम 30, ये 360 रख देंगे तो ये कटिंग हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा? 1 आवर में 15 डिग्री घूमती है पृथ्वी। और फिर एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, इसको इससे कटिंग कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व ईस्ट में समय होगा 15 इंटू 4 इक्वल टू 60 मिनट, अर्थात 1 घंटा आगे हो जाएगा। अर्थात वहां दोपहर का 1 बजा होगा, लेकिन ग्रीनविच से 15 पश्चिम की तरफ है तो वहां 1 घंटा पीछे हो जाएगा, तो वहां 11 बजे होंगे। इसी प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे उस समय 180 पर मध्य रात्रि होगी, इससे अपोजिट हो जाएगा। किसी किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम पर होता है, दोपहर में उस द्वारा दिखाया गया समय उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के स्थान का स्थानीय समय हो गया। भारत ग्रीनविच के पूर्व 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व में स्थित है। यानी भारत की क्या स्थिति बता दी? ग्रीनविच से 82.5 डिग्री पूर्व की ओर स्थित है तथा यहाँ समय ग्रीनविच समय में 5 घंटा 30 मिनट यानी 5 आवर 30 मिनट आगे है ग्रीनविच से। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तब भारत में शाम के 7:30 बजेंगे, यानी 5.5 घंटा आगे हो गए। अब बात करते हैं जो हमारी की पृथ्वी की गति है। एक तो पृथ्वी अपने एक्स पर घूम रही है, एक सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, तो 2 प्रकार की गति होगी पृथ्वी की। पृथ्वी का अपने एक्स पर घूमना घूर्णन रोटेशन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण रिवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिए, जो अपने एक्स पे घूमती है पृथ्वी उसको घूर्णन कहते हैं और सूर्य के चारों ओर परिक्रमण कहते हैं। और घूर्णन का एक नाम और भी है परिभ्रमण। पृथ्वी का एक अक्ष एक काल्पनिक रेखा है, यानी ये अक्ष एक्चुअली में पृथ्वी पर है नहीं, सिर्फ हमने मान रखा है इसका अध्ययन करने के लिए। जो इसके कक्षीय सतह से क्या है 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। यह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। ग्लोब पर वह वर्त जो दिन व रात को विभाजित करता है उसे प्रतिदिवसीय व्रत कहते हैं। पृथ्वी एक वर्ष या 365 दिन 6 घंटे में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष 365 दिन का बनाते हैं, 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ा जाता, क्योंकि आपको पता है कि 4 साल बाद फरवरी में 29 डेज आते हैं, वो इसी 6 आवर को जोड़ के बनाया जाता है। यानी अगर 6 को 4 बार ऐड कर देंगे तो 24 हो जाएगा, यानी एक दिन कंप्लीट हो गया तो वो 29 कर देता है फरवरी में 4 साल बाद, तो उसे हम क्या कहते हैं? लीप ईयर कहते हैं। ये 6 घंटे 4 साल में 24 घंटे हो जाते हैं, अर्थात एक दिन, तो ये एक दिन फरवरी के महीने में जोड़ दिया जाता है, जिस कारण फरवरी के महीने में प्रत्येक चौथे वर्ष एक दिन बढ़ा जाता है और वो महीना क्या होता है? 29 दिन का हो जाता है, जिसे लीप ईयर कहते हैं। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है,
अभी हमने पढ़ा था ना, अक्षांश पृथ्वी को दो भागों में बांटता, ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है, सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में उष्मा अधिक प्राप्त होती है। अधिक प्राप्त होगी तो गर्मी होगी, तो आपको पता है 21 जून को गर्मी होती है, तो इससे डिसाइड हो गया। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है, यानी दिन सबसे बड़ा और रात सबसे छोटी। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर आयनन कहते हैं। 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, यानी दक्षिणी ध्रुव में मकर रेखा है, वो फिर सूर्य की तरफ झुका हुआ है, तो मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी आ रही है। जैसे ऊपर 21 जून को कर्क रेखा पे आ रही थी, अब 22 दिसंबर को मकर रेखा पे है। तो उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन, छोटी रातें वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी अनायत कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। अब बात करते हैं, जैसे हमने 21 जून के बारे में पढ़ा और 22 दिसंबर के बारे में पढ़ा, अब है 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत पर सीधी पड़ती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता, इसलिए पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, यानी ऐसी स्थिति है ये 21 और 23 है, 21 मार्च और 23 सितंबर, जब दिन और रात दोनों इक्वल होते हैं। अब बात करते हैं मानचित्र के बारे में। मैप क्या है? पृथ्वी की सतह, अर्थ सरफेस या इसके एक भाग को पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। यानी मानचित्र क्या होगा? जैसे ग्लोब तो हमने बनाया था, पृथ्वी का मॉडल हो गया, ठीक है, तो वो उसको हर जगह ले जाना मुश्किल होता है थोड़ा सा, पर उसका एक हमने चपटी सतह यानी 2D में बना लिया। ग्लोब हो गया हमारा 3D में, और उसी को मानचित्र क्या है, 2D में बना लिया, यानी कागज पर दिखा दिया हमने पृथ्वी को, तो मानचित्र हो गया। उसमें पृथ्वी के हर भाग का अध्ययन किया हमने, पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र। मानचित्र कई प्रकार के होते हैं। पहला है भौतिक मानचित्र, पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों आदि को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सब नेचुरल चीजें हैं, जैसे पर्वत है, हमने तो नहीं बनाए पर्वत, नेचुरल है, उनका हम अध्ययन कर रहे हैं। जैसे पर्वत, पठार, नदियां, महासागर, उनके बारे में जानकारी ये कौन से मानचित्र में मिलेगी? भौतिक मानचित्र में मिलेगी, फिजिकल मैप में। अब बात करते हैं राजनीतिक मानचित्र क्या होता है। राजनीतिक पॉलिटिकल मैप क्या हो गया? राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। यानी इसमें हम किसी राज्य के बारे में, किसी नगर के बारे में, शहर के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे ऊपर वाले में नेचुरल चीजों के बारे में पढ़ा, इसमें राज्यों, नगरों, शहरों, इसलिए क्या हो गया? ये राजनीतिक मानचित्र हो गया। अब बात करते हैं थेमेटिक मैप के बारे में। कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे कहाँ सड़क कच्ची है, कहाँ पक्की है, कहाँ नेशनल हाईवे है, कहाँ नहीं है। उन सब का अध्ययन कौन से मानचित्र में करेंगे? हम थेमेटिक मानचित्र में करेंगे। कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योगों आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र आदि। इस प्रकार के मानचित्र को थेमेटिक मानचित्र कहा जाता है। दिशा, दिशा क्या होती है? अधिकतर जब मैप होते हैं, मैप में हम दिशा ही तो दिशा के हिसाब से चलेंगे। ऊपर की तरफ हम क्या दिखाएंगे? नॉर्थ, नीचे की तरफ दक्षिण, इधर पश्चिम, इधर पूर्व दिखाएंगे। दिशा क्या हो गया? अधिकतर मानचित्र में ऊपर राइट तरफ तीर का निशान बना होता है, जिसके ऊपर अक्सर लिखा होता है ऊ, यानी उत्तर दिशा, या तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। चार मुख्य दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम को प्रधान दिग्बिंदु कहते हैं। तो हमने किया है एसएसटी की क्विक रीजन। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ऐसी क्विक रीजन आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।